जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं मोहम्मद साकिब अब्बास अक्रॉस द टेबल से। व्यूअर्स आपने बहुत सारे रन्स देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। आपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन उन रिकॉर्ड्स के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। आज हमारे पास अक्रॉस द टेबल के स्टूडियो में मौजूद हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन एवर प्रोड्यूस बाय पाकिस्तान, मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अक्रॉस द टेबल के प्लेटफॉर्म से। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ भाई, वो मुल्क जहाँ पे हर घर में हर बच्चा क्रिकेट खेलता है, 25 करोड़ की आबादी के वाला मुल्क है, जिसमें 11 लोगों ने इंटरनेशनल टीम में सिलेक्ट होना होता है। आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा ब्रेक थ्रू था, कौन सा ब्रेकिंग पॉइंट था, जिस पॉइंट इन टाइम पे आप एक नॉर्मल लाइफ से इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर एंटर हुए? स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट थोड़ा सा बताऊंगा। तो मैं क्रिकेट बचपन से खेल रहा था और रोड पे खेलता था। हमारी एरिया में कारसन ग्राउंड बहुत ज़बरदस्त मैचेस होते थे वहाँ। इवन इमरान खान, वसीम अकरम, सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर वहाँ के खेले हुए हैं। एक और दूसरे साथ एक ग्राउंड था बर्ड इंस्टीट्यूट, वहाँ यूनिवर्सल क्रिकेट क्लब का नेट लगता था। वो बहुत मशहूर क्लब है। फजल महमूद साहब वहाँ उस क्लब से खेलते थे। तो उनका एक लड़का कम हो गया, तो क्योंकि एरिया एक ही था, मोहल्लेदार थे सारे, तो उन्होंने कहा कि यार हमारा एक लड़का कम हो गया, तो आप खेल लो मैच। तो मैंने कहा मुझे तो 4-5 महीने हो गए, मैंने बैट को भी नहीं हाथ लगाया, मैं ग्राउंड में गया ही नहीं, मैं तो काम सीख रहा था। तो उसने कहा यार हमने भी लड़के पूरे करने हैं, लेकिन लड़का सही भी वाला लेना है, क्योंकि हमारा टूर्नामेंट का मैच है। तो क्रिकेट सेंटर में मैच था और नेशनल बैंक से था, सेमीफाइनल था उनका। खैर चले गए मैच खेलने, घर वालों से जान ले गए। तो उन्होंने टॉस हुआ, बैटिंग हमारी आ गई पहले। उन्होंने पूछा किस नंबर पे खेला। मैं वही काफ़ी अच्छा हो, मैंने खेले ही नहीं, जिस नंबर पे भेजो मैं चला जाऊँगा। तो उन्होंने मेरा 5वां नंबर लिख दिया। तो ऊपर से 3 आउट हो गए जल्दी, कोई 25-30 पे। मैं बैटिंग करने चला गया। अब अल्लाह ने किसी का निज़ाम चलाना हो ना, तो फिर इस तरह ही चलता है। करेक्ट। तो अल्लाह ने मेरे वहाँ सेंचुरी करवा दी, वाह। सेंचुरी कर दी। तो उस क्लब में जो थे बाबर भट्ट साहब, वो लड़के लेके जाते थे इंग्लैंड लीग के लिए। उन्होंने मेरे से पूछा भी इंग्लैंड लीग खेलने जाओगे? तो मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसी समर में वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया वहाँ। ओके। खेलने चला गया वहाँ। जब जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा था भी इधर तो तुमने 100 किया, जब उधर जाकर 100 करोगे तो मुझे कॉल जरूर करना। ओके। क्योंकि इंग्लैंड में जारी बात है, सीमिंग कंडीशंस हैं, वेदर है, बिल्कुल ऐसे अब है। अल्लाह ने वहाँ भी पहले मैच में 100 करवा दी। ओह अच्छा। मैंने फिर उनको कॉल किया आपने? नहीं, कॉल करनी क्या थी, मैं उन्हीं के घर ठहरा हुआ था उस वक्त, अच्छा। क्योंकि अभी मुझे रूम नहीं मिला। ओके। तो उन्होंने अपने ही घर ठहराया हुआ था, तो मुलाकात हुई। बहरहाल उन्होंने मुबारकबाद भी दी उन्होंने। तो खैर उधर सीज़न ख़त्म हो गया, अल्लाह ने 800-900 रन करवाए। अगला कॉन्ट्रैक्ट जिससे किया वो टीम ही बैंकरप्ट हो गई, जिनसे मैं कॉन्ट्रैक्ट करके आया। ओके। वो परेशानी हुई है। जिस क्लब के खिलाफ मैंने जाती सेंचुरी की थी, उस क्लब से खेल रहा था लक्ष्मण, तो वो चला गया वेस्ट इंडीज। वो टीम जिनके खिलाफ मैंने 100 किया था, उनका वही प्लेयर चला गया। ओके। उन्हें प्लेयर चाहिए था, उन्हें पता चला कि मैं जिस क्लब से था बैंकरप्ट, उन्होंने मुझे राब्ता, मैं फिर दोबारा चला गया उनकी तरफ से, मौका मिल गया दोबारा, वरना मैं गया था। अल्लाह ताला ने कैसा रास्ता बनाया, निज़ाम बनाया। तो यहाँ एक जिमखाना कप होता था, और जो माजिद खान साहब करवाते थे। वो बड़े प्लेयर थे ना, टूर्नामेंट भी बड़े करवाते थे। 75 ओवर का टूर्नामेंट था, 2 दिन का मैच होता था। तो वो भी क्रिकेट सेंटर में मैच था। तो मैंने उस मैच में 210 रन बनाए 75 ओवर के मैच। तो जो अंपायर थे वो वापडा के थे। तो मैं वो मैच खेल के नेक्स्ट डे चला गया था इंग्लैंड लीग खेलने दोबारा। तो पीछे से उन्होंने मेरा नाम वापडा की तरफ से 25 लड़कों में भेज दिया। तो अब जब करीब आया टाइम, उन्होंने मुझे कॉल की इंग्लैंड में कि भाई आपका नाम हमने भेजा, तो आप कब वापस आ रहे? मैंने कहा मैं तो वापस नहीं आ रहा, हमारे तो हालात सही नहीं, मैं तो स्लिप तो कहा भाई आप वापस आ जाए, हमने आपका नाम भेजा है फर्स्ट क्लास। तो मैंने कहा मैंने कौन सा पाकिस्तान टीम में आ जाना है, तो मैं तो नहीं आ रहा। नहीं, उन्होंने कहा नहीं ऐसे ना करें, आप घर मशवरा करें। ओके। मैंने आप घर वालों से पूछें, क्या पता वो आपको कहता है। तो मैंने अगले दिन फ़ोन किया घर,
तो अम्मी से बात की तो कह रहे हैं बेटा हम तो चाह रहे हैं आप वापस आ जाओ। ओके। मैंने माएँ माएँ होती हैं। हाँ, माएँ इतने मुश्किल हालात में से बाद में वापस आ जाओ कोई बात नहीं। मैं आ गया, मैं वापस आया, फर्स्ट क्लास खेला उसी साल, अल्लाह ने उसी साल पाकिस्तान टीम में भेजा। तो शॉट इतना भी शॉट नहीं था लेकिन शॉट ही है। यूसुफ भाई, पाकिस्तान टीम में जब आपका नाम आया तो सबसे पहले ये खबर आपको किसने दी और क्या आपके तासुरात थे, क्या रिएक्शन था? ये जो पासपोर्ट मंगवाते हैं ना आसफ मुस्तफ़ा, उसने भी कॉल की। उसने कॉल की हाँ, थी। तो मैं हैरान था, मैं कही मेरा पासपोर्ट कह रहे हैं हाँ जी आपका। घर वालों का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन देखे ना वो तो आप एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते कि जितनी खुशी का वो था कि तो शौक भी था, लेकिन ये मेरा कभी नहीं मैं पाकिस्तान खेलूंगा। मुझे बचपन से मैं इतना अच्छा खेलता था, मुझे पता था मैं पाकिस्तान खेलूंगा, ये झूठ हो जाएगा। तो ये अचानक अल्लाह ने निज़ाम चलाया। अच्छा यूसुफ भाई, बिफोर मैं 2000 में आऊँ, 90s में हमारा जो 99 की वर्ल्ड कप की टीम है, आप भी 99 की वर्ल्ड कप की टीम का पार्ट थे और मुझे अच्छी तरह याद है ऑस्ट्रेलिया का जो एक लीग मैच था उसमें राउंड मैच था, उसमें बड़ी ज़बरदस्त आपने इनिंग खेली थी और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी 99 की। अभी जितने आपने ग्रेड्स का नाम लिया वो तमाम लोग अपने कैरियर के पीक में थे 99 पर। हमारे पास यंग ऑलराउंडर भी थे, रज़ाक भी था, अज़हर भी था, सकलैन भी था। फाइनल में आपको क्या लगता है वेयर डिड वी गो रॉन्ग? कुछ लोग कहते हैं कि टॉस का डिसीजन गलत था, लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट की, लेकिन आप भी उस ड्रेसिंग रूम का और उस टीम का पार्ट थे, पूरा अपना वर्ल्ड कप का मैच खेला। आपकी क्या असेसमेंट है उसके ऊपर? अच्छा, मैच तो मैं नहीं खेला था वो, क्योंकि मैं इंजर्ड था। पहले 4 मैच खेला था मैं। आप ये कह सकते हैं कि टॉस का डिसीजन, क्योंकि बारिश हुई थी 1-2 दिन और उस दिन भी हुई थी, लेकिन जो डिसीजन कोई अकेला नहीं, मैं वसीम भाई सबसे बात करके डिसीजन लेते थे, तो ये सबका म्यूचुअल डिसीजन होगा। लेकिन हो सकता है, जो मुझे लगता है उस वक्त तो इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जब क्रिकेट जैसे जैसे खेलते गए, जब विकेट में नमी हो तो मुश्किल ज़रूर होती है और सुबह का मैच हो, तो मुझे लग रहा सिर्फ ये हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं थी। कोई सेकंड टाइम अगर आप 250 भी करते तो वो हो जाना था, और काफ़ी फ्लैट विकेट हो गई थी सेकंड। तो आपको लगता है कि एरर ऑफ जजमेंट था जो हमने पहले बैटिंग करने का फैसला किया? ह्यूमन एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है। और वो जो तमाम कंट्रोवर्सीज हैं, वो चीज़ें हैं लोग इसमें क्रिएट करते हैं, वो हमारी कौम का मजाज है कि हमने हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल जो है वो करना होता है। ऐसी कोई बात। 2006 मेरा ख्याल है शायद आपके कैरियर का बेस्ट ईयर था। आपने 1700 से ज़्यादा रन स्कोर किए, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपके नाम पे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। आपको लगता था कि आप 2006 के बाद कोई उससे बेहतर ईयर भी क्रिएट कर सकते थे, या यू थिंक कि आपने अपने ईयर जो कैरियर का बेस्ट साल खेला है वो 2006 है? नहीं, देखिए, जब वो वाला था ना साल जो 1788 रन बने हैं, ये सालों बाद होता है। करेक्ट। 1976 में विव रिचर्ड ने किया था, सर विव रिचर्ड ने ये बनाया था। उसके बाद कोई 30 साल बाद मेरी बारी आई, और अब 20 साल इसको भी हो गए हैं, अभी तक तो नहीं टूटा। तो ये हर रोज़ नहीं हो सकता कि आपने एक बार बनाया तो फिर कर लें। वो ब्रायन ला रहा था, उसने 375 किए, फिर 400 कर दिया। तो ये वाला रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए अल्लाह ही बनवाते हैं, अल्लाह ही तोड़वा देंगे। कोई हो सकता है कोई पाकिस्तानी प्लेयर तोड़ दे, कोई तोड़ दे, ये तो कोई पता नहीं कब टूट जाए। अभी के जो हालात है मुझे लगता है वो 2 सालों में भी नहीं तोड़ेगा। 24 महीनों में भी 1700 कोई रन नहीं बनाएगा अभी, तो ये लग रहा है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि ये अपना दोबारा तो मुश्किल था। इस तरह तो नहीं, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भी अल्लाह नहीं बनवाए थे। हम तो कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन ये कि दोबारा एकदम मुश्किल काम था। आपके लिए, आपके मुताबिक आपके कैरियर का बेस्ट ईयर वाज 2006 या कोई और साल? इसके हिसाब से तो वही था। ओके। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मेरे से ज़्यादा परफॉर्मेंस जितने मैचेस मैंने खेले हैं, अगर ओवरऑल देखा जाए वनडे और टेस्ट मिला के, तो मेरी एवरेज सिर्फ जावेद भाई से थोड़ी सी कम है, बाकी सब मेरे से नीचे है ओवरऑल। आपकी कोई यूसुफ भाई ऐसी इनिंग है जो आपको लगता है कि उसको वो रिकग्निशन नहीं मिली, लेकिन आपको लगता है कि वो बड़ी मुश्किल इनिंग थी, बड़ी चैलेंजिंग इनिंग थी, लेकिन उसके बारे में उतनी बात नहीं होती या वो रिकग्निशन नहीं मिली? कोई ऐसी इनिंग आप समझते हैं?
नहीं ऐसे ही तो नहीं है, सारी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी क्रिकेट खेली है लोग पसंद करते हैं। यूसुफ भाई, कैरियर का सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट कौन सा था, जब कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी हो या कोई ऐसी दी हो कि आज भी आपको वो याद आता है कि यार वो मेरे जो सारा कैरियर है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी या सबसे सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंसेस तो बहुत ज़्यादा है, बहुत हैं, ये नहीं या। कह सकते कि कौन सी बहुत अच्छी थी कौन सी हल्की थी, लेकिन ये वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, वेस्ट इंडीज़ में 200 जो मैंने किए थे टेस्ट में, वो बड़े मेरे लिए अहमियत के हामिल है, क्योंकि वो वॉल्श और एम्ब्रोस खेल रहे थे, या तो उनके ख़िलाफ़ स्कोर करना आसान काम नहीं था। बिल्कुल। आपने ऑस्ट्रेलिया वाली बात की, उस इनिंग में आपने शेन वॉर्न के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा खेला था, और शेन वॉर्न को जब मैं देखता था ना तो मुझे लगता था कि शेन वॉर्न एक स्पिन बॉलर है विद द फास्ट बॉलर एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड सारा फास्ट बॉलर वाला था, वैसे वो स्पिन करता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था शेन वॉर्न को फेस करना, उसको खेलना? देखिए, शेन वॉर्न तो सदी का बेस्ट लेग स्पिनर है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। उसने जिस तरह की बॉलिंग की है, जितना उसका रिकॉर्ड है, और वो वाकई उसका जो एटीट्यूड था फास्ट बॉलर वाला था, तो उसको हम खुद भी तंग करते थे। और जब बॉलिंग कर रहा होता था सईद भाई उसको बड़ी फेंटी लगाते थे, तो नॉन स्ट्राइक एंड पे मैं उसको तंग भी कर रहा होता था। कैसे तक, क्या तंग करते थे? वो छेड़ होता था बस, उस टाइम जो समझ आ रही थी, वो गुस्सा भी करता था, बास का तो आगे से उल्टे सीधे अल्फाज भी देता था, लेकिन ये कि मज़ा आता था। ऑस्ट्रेलिया खिलाफ खेलने का एक अपना मज़ा था उस टाइम, क्योंकि जिस तरह की उनकी टीम थी, उनके खिलाफ रन्स करना, और जिस तरह ये 100 किया था मैंने, 86 का मेरा स्ट्राइक रेट था, मेरा 114 पे बॉल पे मैंने ये 100 किया था। तो ये एक अलग ही एक, आप वो भी बॉक्सिंग डे पे, 26 दिसंबर मेलबर्न बॉक्सिंग डे, और कैप्टन भी था मैं। कैप्टन भी थे आप। यूसुफ भाई, ड्रेसिंग रूम का सबसे मुश्किल मोमेंट कौन सा था? कोई ऐसा मोमेंट था जो आपको लगा था कि बहुत ही डाउन, यू फेल्ट वेरी डाउन और डिप्रेस्ड? कोई ऐसा मुश्किल मोमेंट ड्रेसिंग रूम का, कोई ऐसी डिफीट जो आज भी आप सोचते हैं तो वो कहते हैं दिल भारी हो जाता है या हैवी हार्ट हो जाता है? डिफीट है, एक 99 फाइनल वाली और एक 2007 के वर्ल्ड कप वाली, जो हम आयरलैंड से हार गए थे और बाहर ही हो गए थे। दोनों ऐसी हैं, और चाहिए था हमें, लेकिन जो विकेट जिस तरह की उन्होंने बनाई थी, वो किस वजह से बनाई थी, वो जो हमने मैच फॉरफिट किया था उससे, क्योंकि इवन मैच होता तो हमने आराम से जीत जाना था। जब आप किसी वीक टीम के साथ खेलते हैं तो उनके पास कोई एज यही हो सकता है कि आप गीली विकेट पे टॉस हार जाएं, या बहुत टर्निंग विकेट हो, कोई टर्न को अच्छा, ऐसी कंट्री हो तो उसके खिलाफ की दूसरी बारी आ जाए, तो ये चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने चांस लिया कि इन्होंने तो वैसे भी हार जाना है, तो अगर गीली विकेट पे टॉस से जीत गया आयरलैंड तो इनके पास चांस होगा, वही हुआ। वो जो उनका प्लान था, ये कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनसे जीतना चाहिए था हमें, जीतना चाहिए था, लेकिन एक एज था उनके पास, वो उनको एडवांटेज मिल गया। यूसुफ भाई, क्या बात होती है जब आप इस किस्म का मैच हारते हैं, उसके बाद जब आप सब लोग ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो कोई डिस्कशन होती है, कोई कोच बात करता है, कोई कैप्टन बात करता है, क्या बात होती है? नहीं, बात होती है, और बॉब वुलमर ने बहुत सपोर्ट किया था सबको, और उसने कहा था कि 99 में हम सेमीफाइनल हारे थे, उस वक्त भी हमारी यही फीलिंग थी, लेकिन क्रिकेट आगे भी चलनी है, तो यहाँ ख़त्म नहीं हो जानी, ये गेम का हिस्सा है, और वो प्यार करता था गेम से, इसमें कोई शक नहीं, और बेचारा उसी चक्कर में वो फौत हो गया। मैं भी उसी कोच भी था उस वक्त, उस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, मीडिया ने उसको अननेचुरल डेथ के तरफ भी ले जाने की कोशिश की, और हमने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा गया, मे भी उसमें कुछ पाकिस्तानी प्लेयर से क्वेश्चन आंसर्स भी किए गए, वो तमाम चीज़ें भी किए गए, उसके बारे में कुछ बताएं। एक हफ़्ता हमारे पे बड़ा मुश्किल गुजरा था, फिर हमें किसी और आइलैंड में ले गए थे, हमारे से पूछगिछ होती रही, बल्कि नेक्स्ट डे जो था, तो शाम को हम लिफ्ट में 3-4 हम इकट्ठे थे, जिसमें बॉब वुलमर भी था, मैं भी था, जब हम अपने अपने रूम में गए। तो दिन गुजर के रात हो गई, अगले दिन सुबह नॉक हुआ दरवाज़ा, मैं सो रहा था, तो देखा तो बाहर इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग आए थे। तो मैंने पूछा भाई हुआ क्या है, तो वो कह रहे हैं ये डेड मिला अपने कमरे में, तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी, बस ये हुई बातें। तो उसके बाद पूरी टीम की इन्वेस्टिगेशन, एक अजीब सा माहौल था। किस तरह के सवाल पूछे उन्होंने यूसुफ भाई? ये अब तो याद नहीं, 2007, 18
कितने 19 साल हो गए हैं। और किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने फर्स्ट डिस्कवर किया था कि बॉब वुलमर इज डेड? कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया मुझे नहीं। आइडिया नहीं इसका, मैं तो सो रहा था। ओके ओके। उसके साथ कैसा था यूसुफ भाई टाइम गुजरा? कि जो जिसने ज़्यादा क्रिकेट खेली हो वही क्रिकेट को समझ सकता है। हालांकि इसने कम क्रिकेट खेली हुई थी, 2-3 टेस्ट मैच या 1-2 वनडे ऐसे खेले हुए थे, लेकिन ये आईसीसी का बड़ा टॉप का वो था, कोच था, और उसने प्रूव भी किया था। वर्ल्ड कप हार गए वो एक अलग बात है, लेकिन उसने टीम को काफ़ी जो कॉम्बिनेशन बनाने में उसका बड़ा रोल था। उसने बड़ी अचीवमेंट बन के आए, तो उससे पहले मैं बैटिंग कोच था एकेडमी में। तो हमारे एक सिलेक्टर थे उस वक्त, उसने कहा भी वो पता चला है कि रमीज़ भाई आ रहे हैं, तो आपकी उनसे फाइट हुई है, तो आप जाके मिल लेना। मैंने कहा यार अभी तो नहीं मिलूंगा, ये तो सही नहीं है, ये तो ऐसे लगेगा अपनी जॉब के लिए उनको मिल रहा हूं, तो अभी तो मैं नहीं मिलूंगा किसी भी सूरत में। तो जब वो चेयरमैन से उतरे तो मैं उस वक्त भी बैटिंग कोच ही था, तो मैं फिर उनके घर गया था उनसे मिलने। जो आपका टीवी पे दोनों का एक ख़ास प्यार मोहब्बत हमें अवाम ने देखा, तो जब कोई आपकी उस इवेंट के बाद जब कोई आपस में बात हुई तो कुछ एयर क्लियर हुई, उसके बारे में कोई बात हुई? नहीं, कोई ऐसी नहीं, लेकिन मैं उनके घर गया था वैसे, क्योंकि एज में भी बड़े हैं और सीनियर भी हमारे, तो मैं उनसे वैसे मिलने गया था। यूसुफ भाई, अगर पिछले 15-20 साल में देखें डिफरेंट पीसीबी के चेयरमैन आए हैं, अब तो मुझे समटाइम लगता है कि ये लगता नहीं, शायद आपको भी यही लगता होगा कि ये पोजीशन बहुत पॉलिटिकल पोजीशन हो गई है, राइट? इट्स मोर देन अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जो इसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपॉइंटमेंट होती है। आप अगर पिछले 15-20 साल में देखें, आप किस चेयरमैन को बेस्ट रेट करते हैं जिसने इस पोजीशन पे आके क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के स्टैंड पॉइंट से सबसे अच्छा परफॉर्म किया? देखिए, ये तो मैं 1947 से ये ऐसे ही है कि प्राइम मिनिस्टर करते हैं या जो जिनके ऊपर से किसी ने अपॉइंट करना है, तो ये कहना है कि कौन अच्छा है बड़ा मुश्किल है, टफ है। और इसके लिए मेरा ख्याल है ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि ये अच्छे थे तो बाकी गलत थे। मेरा ख्याल है कोई भी चेयरमैन आ जाए ना, उनका कसूर नहीं होता इतना। ये जो हैंडलर्स होते हैं ना, जो उनको इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं, जो अपने आप को बचाने के लिए गलत चीज़ें बताते हैं, उनकी वजह से होता है। बाकी चेयरमैन तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी टीम हारे, वो तो चाहते हैं कि हमारी टीम जीते। बिल्कुल ठीक है। यूसुफ भाई, थोड़ा सा मैं इंडिया के साथ जो हमारे मैचेस हुए उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। पहले मैं समझना चाहता हूँ, जब आप एक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच खेलते हैं और जब इंडिया के ख़िलाफ़ मैच खेलते हैं, कितना प्रेशर का डिफरेंस होता है व्हेन ऑपोजिशन इज़ इंडिया? प्रेशर तो देखिए हर मैच में होता है, इवन आप बहुत लाइट टीम के साथ भी खेलें तो उसमें भी प्रेशर होता है, क्योंकि आपने पूरी दुनिया देख रही होती है, आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में कि यार ये प्लेयर है, सारे देख रहे होते हैं, उम्मीदें लगी होती हैं, तो आपने कोशिश करनी होती है कि यार मैं अच्छा खेलूं। लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ ज़रा एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि वो एक हाइप इतनी दे दी जाती है मीडिया के ज़रिए। आजकल देखें, आपने सुना होगा, इंडियन सब प्लेयर भी कहते हैं और पुराने प्लेयर भी कहते हैं कि अब कोई मुकाबला नहीं है। वो ऐसे कहते हैं, तो वो कहते हैं हमारा मुकाबला आउट करके भी हमारे प्लेयर नॉर्मल घूम रहे होते हैं। वो कहते हैं हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ है, पाकिस्तान के साथ इसमें तो कोई, मेरा मकसद है वो गलत भी नहीं कर रहे, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही फ़र्क बहुत हो गया क्रिकेट में, हमारी और उनकी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। तो पहले ज़रा था कि एक प्रेशर होता है और दोनों टीमों पे होता था बहुत ज़्यादा। देखें, वो इतना ज़्यादा प्रेशर होता था कि इंडिया अंडरडॉग होती थी वर्ल्ड कप में तो वो जीत जाती थी, क्योंकि प्रेशर सारा हम पे होता था। बड़ी टीम थी वो, इस टाइम इस लेवल की टीम नहीं थी कि हमसे जीत सकते। सिर्फ वो एक मैच वर्ल्ड कप का होता था, वो जीत जाते थे। 92 में जीते हैं, 96 में जीते हैं, 99 में जीते हैं, 3 में जीते हैं, वो सारे। फिर अभी उसके बाद तो अब तो बनता ही है उनका जीतना। लेकिन ये जो 4 मैच हैं, ये अपनी, ये नहीं कह सकते कि वो अच्छे थे तो जीत गए, नहीं, वो बस जीत गए हैं, क्योंकि बायलैटरल सीरीज जितनी भी होती थी मार खाते थे। बिल्कुल ऐसे ही शारजा में हमने उनको बार हर जगह हराया। ऑस्ट्रेलिया में 2000 में हम गए थे ट्रायंगुलर सीरीज, मुझे बिल्कुल 4 में से 3 हमने इनको मारे। बिल्कुल ऐसे, तो वो एक मैच बीच में आता था वर्ल्ड कप का, वो 4 साल, अब तो रोज ही हो रहा था। अब तो वर्ल्ड कप मुझे लगता ही नहीं है, ये कौन सा वर्ल्ड कप है जो 1 साल बाद भी हो जाता है? वो भी ये तो वर्ल्ड कप ही नहीं, ऐसे ही रोज ही करवा देते हैं।
ये इस पे इंडियन खिलाड़ी हमें तंग करते थे जो वर्ल्ड कप में, क्योंकि इंडिया में अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड देखें ना तो हमारा इंडिया से बेहतर है, अभी भी बेहतर है। आज की डेट में भी हम इंडिया से ज़्यादा मैचेस जीते हुए हैं। ये आप ना बोलें कि बायलैटरल सीरीज होगी ना तो फिर ये भी खत्म ये मैं मानता हूँ क्योंकि यूसुफ भाई ये गैप पहले बहुत ज़्यादा होता था, ये गैप अब ओवर द लास्ट कुछ सालों में कम होता जा रहा है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो वर्ल्ड कप के मैच में ऐसा क्या होता था कि हम अच्छा भला जीते जीते वर्ल्ड कप में इनसे हार जाते थे। वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो एक मैच होता था, वो कोई इनका अब क्या कहें, क्या मैं वर्ड इस्तेमाल करूँ कि वो बस जीत जाते थे, वरना ये नहीं कि वो अच्छे थे तो जीत जाते थे। अच्छे तो हम सारे, हमारी टीम अच्छी थी, इसमें तो कोई शक नहीं था। सईद भाई से भी राब्ता होता है, इन टच रहते हैं? हाँ, सईद भाई से तो बहुत अच्छा, बहुत राब्ता होता है फ़ोन पे तो अक्सर बात हफ्ते में 1-2 दफ़ा हो ही जाती है। यूसुफ भाई मैं दानिश कनेरिया का मैंने कई बयानात देखे, कुछ जगह पर मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी जहाँ पे उन्होंने ये एलिगेशन लगाए कि पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में उन्होंने रिलीजन बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस की। आप बिफोर कन्वर्जन जब आप ड्रेसिंग रूम का पार्ट थे, क्या आपने रिलीजन की बेस के ऊपर कोई पाकिस्तान क्रिकेट में या ड्रेसिंग रूम में हैंड ऑन द हार्ट कभी आपने कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई ऐसी चीज़ फील की? नहीं, इधर तो पाकिस्तान में ये है ही नहीं। पाकिस्तान में अगर मैं ऐसी बात करूँगा बहुत से लोग नाराज़ हो जाएंगे, वो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन वो बेचारे ने पता नहीं क्यों की, अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ऐसी चीज़ कोई नहीं थी। वो ख़ुद रोज़ इन लड़कों के साथ इनका खाना रोज़ इकट्ठे जाके बाहर खाते थे, इंजॉय करते थे, सारी चीज़ें होती थी, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर उसने ये बात की क्यों? ऐसी बात कभी थी नहीं। मैं जब क्रिश्चियन था उस वक्त भी कभी ऐसी बात कोई नहीं हुई, बहुत अच्छे थे सारे, कोई ऐसा मसला नहीं था। इसके साथ भी मेरे सामने, हालांकि मैं इकट्ठी क्रिकेट खेली, इसलिए मैंने नहीं देखा किसी ने इसको कुछ कहा हो या कोई ऐसी बात हो, बल्कि इसके तो एक्स्ट्रा केयर करते थे सारे, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं। ये मेरी मुलाकात नहीं हुई, इसके बाद इसमें अगर कभी होती मैं पूछूंगा इससे भाई ये क्या हो गया था, क्या हुआ था कि आपने बड़ा अच्छा, मेरे साथ तो बड़ा अच्छा ताल्लुक था इसका। और मुझे याद भी आता है वेरी गुड लेग स्पिनर, जिस टाइम पे इसने बॉलिंग की है, दुनिया के टॉप प्लेयर थे जिनके खिलाफ इसने बॉलिंग की है। अगर लारा के खिलाफ आजकल होता तो बड़े आउट करता है, बड़े आउट करता, जिस तरह के हालात है हर स्पिनर तो आउट कर रहा होता है, तो ये तो बड़ा अच्छा स्पिनर था। यूसुफ भाई एक क्रिकेट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता था। अगर मैं 90s और मिड 2000 तक के जो लेवल ऑफ बैट्समैन और जो लेवल ऑफ बॉलर्स देखूँ ना, और आज के जो लेवल ऑफ बैट्समैन और लेवल ऑफ बॉलर्स देखो ना, वो एरा मुझे लगता है, मेरा व्यू ये है कि बहुत सुपीरियर एरा था। आप 90s और 2000 में हर मुल्क में देख लें, इंग्लैंड देख लें बेहतरीन फास्ट बॉलर, वेस्ट इंडीज़ देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें, आप पाकिस्तान देख लें, इवन इंडिया के पास भी जवागल, श्रीनाथ, प्रसाद अच्छे बॉलर होते थे। आज अगर हम फास्ट बॉलर्स देखें तो मेरा ख्याल है 1-2 गिनते हैं तो बाद में कोई ऐसा नाम नज़र नहीं आता। और सेम विद द बैट्समैन, बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं, लेकिन जो उस लेवल में बैट्समैन थे, जैक कैलिस थे, ब्रायन लारा थे, तेंदुलकर थे, आप थे, इंजमाम थे, सईद, मतलब आप हर टीम में देखें 3-3, 4-4 वर्ल्ड क्लास बैट्समैन थे। मुझे लगता है कि जो क्वालिटी ऑफ बैट्समैन एंड बॉलर है ना, वो डिक्लाइन हुआ है अगर उसको मैं 90s और 2000 से करंट एरा में देखता हूँ तो। आपकी क्या असेसमेंट है ये इस पे? 2007 जब से T20 क्रिकेट शुरू हुई है ना, ये जो लीग्स क्रिकेट स्टार्ट हुई, उसके बाद क्रिकेट का जो क्वालिटी है ना वो गिरती गई है। वो जो क्वालिटी पहले थी, और मेरा ख्याल है कि जितना भी कह सके कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, वो भी कम है। कि वो जो प्लेयर्स थे, जो क्वालिटी थी बैटिंग की, बॉलिंग की, स्पिनर देखें वो क्या स्पिनर थे उस दौर में, बेहतरीन, बिल्कुल ऐसे मुरलीधरन, सकलैन मुश्ताक, बिल्कुल ऐसे, इवन इंडिया के थे, कुंबले थे, बिल्कुल बेहतरीन बॉलर, बहुत अच्छे बॉलर, ऐसे टॉप क्लास बॉलर। अभी आप मुझे कोई बता दें ऐसा, कोई है ही नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। स्पिनर तो बिल्कुल ही एवरेज स्पिनर है सारे, एवरेज स्पिनर सर। इवन ऑलराउंडर देख लें, जैक कैलिस होते थे, पॉलक होते थे, क्लूजनर होते थे, अजहर थे, अब्दुल रज़ाक थे, उनके पास हार्वी थे, मतलब बेहतरीन लिस्ट थी। अभी तो गिने चुने एक आधा आप नाम चारों तरफ खेलता है, बिल्कुल ऐसे। और सर पहला ओवर भी कर लेता है, बाउंसर्स को भी अच्छा खेलता है, ये बड़ा प्लस पॉइंट है उसका, अच्छी क्रिकेट खेलता है वो। और बॉलिंग में भी वो, हालांकि उसकी पेस अब कम हो गई है, लेकिन उसकी जगह बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट बॉलर है। इंडियन का मैंने देखा है कि वो उनके बॉलर्स
के ऊपर कोई काम हुआ है बहुत ज़्यादा। अगर आप देखें उनके हर बॉलर का बॉल स्विंग होता है। करेक्ट। ये उनके कोचिज़ का कमाल है कि उन्होंने उनको ये जो जिसको कहते हैं एबिलिटी जो है ना उनके अंदर डाली है। बिल्कुल सही है। हमारा कोई बॉलर इस तरह स्विंग नहीं कर पाता जिस तरह उनके बॉलर, हाँ जो बॉलर उनका आता है वो स्विंग करता है। बिल्कुल सही है। बुमराह देख लें, पांड्या देख लें, हमारे बॉलर शामी है, सब है। बिल्कुल अब पता नहीं कैसे वो उन्होंने किया है, ये समझ से बाहर है। हमारे बॉलर्स पे काम नहीं हुआ या गलत काम हो गया कुछ इन पे? कुछ कह नहीं सकते कि गलत काम हुआ है या इन्होंने नहीं सीखा। अब देखें ना, मतलब यूसुफ भाई बॉलिंग हमारी शुरू से स्ट्रेंथ रही है। हम बैटिंग तो बहुत अच्छी थी, बॉलिंग हमारी शुरू से स्ट्रेंथ रही है, लेकिन वो जो स्ट्रेंथ थी उसके ऊपर भी हम डिक्लाइन कर गए, उसमें भी नीचे चले गए। हाँ वो भी है, लेकिन बैटिंग पहले भी स्ट्रेंथ थी क्योंकि हम रिवर्स स्विंग खेल रहे होते थे, ये रिवर्स स्विंग कर रहे होते तो हमें मुश्किल ज़्यादा होती थी, उसमें भी हम 270-80 स्कोर कर देते वो कर जाते थे। हमने यूसुफ भाई एक बात की ड्रेसिंग रूम में सबसे डिस्ट्रेस मोमेंट की, कोई ऐसा फनीएस्ट मोमेंट है ड्रेसिंग रूम का या ऑन फील्ड का जो आज भी आपको याद आता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है? ऐसे कोई एक एकदम याद आना बड़ा मुश्किल है, ये कहीं पहले पता होता तो मैं शायद कोई सोच के आता। मैं एक दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, जब याद आएगा तो आप हमारे साथ तो मैं जरूर शेयर कीजिएगा। एक और मैं पिछले दिनों सूर्या, जब ये इंडियंस और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने एक दूसरों से हाथ नहीं मिला रहे थे, तो आपने सूर्या कुमार यादव के बारे में मीडिया के ऊपर एक सर्टेन वर्ड आपने यूज़ किया, उसके ऊपर ज़ाहिर बात है इंडिया में खासा रिएक्शन भी आया, वो तमाम चीज़ें हुई। हालांकि जो वो चीज़ हाथ ना मिलाने वाली चीज़ है वो तो जस्टिफाइबल ही नहीं है। भाई अगर आप लोगों को इतना ही इशू है तो मैच ना खेलो, आपको हमने क्रिकेट नहीं खेलनी, लेकिन जब आप ग्राउंड में आ गए हैं तो जो स्पोर्टमैन स्पिरिट है, जो जेंटलमैन्स गेम है, आपने जो उसकी चीज़ें करनी है एटलीस्ट वो गुस्सा समझ में आता है। लेकिन वो वर्ड आज आप अगर देखें हाइंड साइड पे, आपको लगता था वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया? देखिए, एक तो हाथ में लाना वो तो कह रहे आईसीसी के रूल में भी नहीं मिलाया, कोई बात नहीं, लेकिन जो कमेंट दी वो भी गलत थी, वो देनी नहीं चाहिए थी। तो वैसे तो मेरा ख्याल है कि कुछ कहना अब इस पर ठीक नहीं है, लेकिन जो मैंने हो गया वो ठीक नहीं था उसका ये बात करना। वो स्पोर्ट्समैन है, वो स्पोर्ट्स तक ही रहना चाहिए। ठीक है, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सारी बात है। स्पोर्ट्स जो है वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्योंकि हमने उससे पहले भी इससे ज़्यादा हालात ख़राब रहते थे। सचिन था, द्रविड़ था, जितने भी इनके प्लेयर थे, कभी ऐसी बात नहीं हुई, किसी ने कोई बात नहीं की, जीते हारे कोई स्टेटमेंट ऐसी कभी किसी ने दी हुई। अजीबो गरीब स्टेटमेंटें दे रहा था। करेक्ट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। यूसुफ भाई लास्ट पे हमारे 2 सेगमेंट हैं। एक हम एक ऑल टाइम वर्ल्ड 11 आपसे पूछेंगे कि अगर आपने आज तक की बेस्ट वर्ल्ड 11 बनानी हो तो वो कौन सी बनाएंगे। उसके बाद हमारा एक रैपिड फायर राउंड है, तो पहले हम वो वर्ल्ड 11 की बात करते हैं। अगर आज हम सारी दुनिया के प्लेयर्स को देख एक टॉप 11 प्लेयर्स बनाने हैं ऑल टाइम एंड लेट्स स्टार्ट विद द ओपनर्स। बड़ा टफ है ये वैसे ऑल टाइम बनाना, लेकिन जो मुझे लगता है उसमें आप ऑल टाइम में पहले ओपनर सेलेक्ट करें। वैसे देखें, बात का ये होता है, आप जितने भी लोगों से आपने सुना होगा ना, सारे अपनी टीम की डाल लेते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जैसे अभी मैं पिछले दिनों में देख रहा रिकी पॉन्टिंग से को पूछ रहा था कि स्टीव स्मिथ अच्छा है या सचिन, कह रहा स्टीव स्मिथ नहीं, उसने पूछा स्टीव स्मिथ अच्छा है या ब्रायन लारा, उसने कहा स्टीव स्मिथ। तो हैरानगी वाली बात थी मेरे लिए। मैं वैसे भाई आपको एक बात बताऊं, तो मैं इस तरह की चीज़ नहीं करना चाहता कि जिसमें हम गलत बयानी कर दें। मेरा ख्याल है करनी भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक कमेंट के पीछे ना, रज़ाक भाई मेरे साथ जब पॉडकास्ट कर रहे थे ना, तो मैंने उनके साथ डिफरेंट प्लेयर्स की ऑप्शंस पूछी थी उसमें ना, तो मुझे लगा, और बाद में जो व्यूअर्स के कमेंट्स भी आए ना, उन्होंने बड़ी सही लोगों को जो मेरिट पे बनता था ना, विदाउट कंसिडरिंग कि कोई पाकिस्तानी है या नहीं है, उन्होंने उस बेस पे सिलेक्ट किया। तो लेट्स हम भी इसको मेरी रिक्वेस्ट होगी हम इसको इसी बेस पे करें, विदाउट कंसिडरिंग कि जो मेरिट है हम उसकी बेस पे देखते हैं कि वो हमारी वर्ल्ड ऑप्शन देंगे। नहीं, आप मुझे बताएंगे अगर हम ओपनर देखें तो हु शुड बी, आपके कौन से ओपनर होंगे अगर आपकी टीम हो, आपने पूरी दुनिया में से? ये दोनों में से कीपिंग कोई भी कर सकता है, वो उनकी मर्जी है, लेकिन धोनी ने 10,000 रन भी किए हैं। बिल्कुल ठीक है, और वो ज़बरदस्त किस्म का मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर था। और कैप्टन आप धोनी को ही रख रहे हैं इसमें? नहीं कैप्टन अच्छा, तो अभी अच्छा, तो ओके, ठीक है, ठीक है, ओके।
नए प्लेयर देखे, सबसे टफेस्ट बॉलर जो आपने अपने करियर में फेस किया है वो कौन सा था? ये देखिए इसमें जब हमारे टाइम पे तो बहुत से बॉलर थे, किसी एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल है। कोई ऐसा जिसका हो कि मतलब कि जब सुबह उसको खेलना है तो थोड़ी सी नर्वसनेस है, या ये है कि यार इसको सुबह फेस करना है, कोई ऐसा बॉलर था या देखिए मुरलीधरन मुझे बहुत मुश्किल लगता था। वैसे मैंने पहले का सब बहुत मुश्किल था, मुरलीधरन किस वजह से मुश्किल लगता था वो बता नहीं सकता, लेकिन वो बहुत मुझे टफ लगता था, तो मुझे समझ ही नहीं आती थी उसकी। वो वजह नहीं बता सकते? नहीं, वो नहीं मैं बता। अच्छा, हमारा लास्ट राउंड है यूसुफ भाई, रैपिड फायर राउंड है, वन लाइनर आंसर। आज के दौर का बेस्ट बैट्समैन कौन है? आज के दौर का किस में? वनडे में? कोहली, विराट कोहली। कवर ड्राइव या लेग ग्लांस? मेरी कवर ड्राइव। कवर ड्राइव। टेस्ट या वनडे? दोनों मेरा परफॉर्म बहुत किया है। ज़्यादा खेलते हुए प्रेशर फील करते थे या इंजॉय करते थे? प्रेशर तो होता ही है, अच्छा प्लेयर वो होता है जो प्रेशर में रन्स करे। एक अच्छे प्लेयर के लिए डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है या टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों ज़रूरी है। दोनों ज़रूरी है। बेस्ट कैप्टन जिसके अंडर आपने खेला होगा? सारे अच्छे थे मेरे, कुछ बहुत अच्छे थे उनका और तो मैं इतना ज़्यादा खेला नहीं। आज के जो यंग लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, जो शायद पाकिस्तान टीम में भी जो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, जो आना चाहते हैं, कोई एक एडवाइस यूसुफ भाई बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस अपने कैरियर के बेस पे जो आप सब लोगों को देना चाहें? एक तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी गेम में टेक्निक को बहुत ज़्यादा लेके आए। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी आप बड़ी क्रिकेट में आके एक्सपोज हो जाएंगे। इधर तो रन्स हो जाएंगे, आप T20 खेल रहे हैं या कोई, क्योंकि बहुत डेड विकेटें होती है, बॉलिंग आसान होती है, लेकिन जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं वह सारी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। तो जितना टेक्निकल साउंड होंगे उतने ही अच्छी हो जाएगी। जो बैट्समैनों को मैं जो टिप दे रहा हूँ, मेहनती होना तो बहुत ज़रूरी है, वो तो आप डिसिप्लिन होना भी ज़रूरी है। इसके साथ अगर आपकी टेक्निक नहीं है ना तो ये दोनों चीज़ें भी फेल हो जाएगी। तो आपको टेक्निकल ज़रूर होता है, नेचुरल टैलेंट एक होता है, उसके साथ साथ आप अपनी टेक्निक को बेहतर करते जाते हैं। अभी यूसुफ भाई चाहे हम पाकिस्तान टीम में टेस्ट या वनडे की बात करें, अभी आपको क्या लगता है हमारा सबसे टेक्निकली सबसे अच्छा बैट्समैन कौन सा? टेक्निक के स्टैंड कौन से? ओहो, अभी तो मुझे कोई भी नहीं लग रहा। अभी कोई भी नहीं है? तो कोई भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी आर वेयर वी आर, जहाँ पे भी हम हैं। आप देखें, अपनी रैंकिंग देखें ना। हाँ बिल्कुल। और ये पिछले 4 बड़े टूर्नामेंट देख लें, उसमें आप अभी मेरे ख्याल इसमें भी आपने पहले राउंड में फारिग हो जाना था। वो तो नेदरलैंड से आपको फ़हीम अशरफ बचा गया, वरना तो आप इसमें भी बाहर थे। लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं यही सवाल पाकिस्तान के बजाय ओवरऑल जितने भी दुनिया में बैट्समैन खेल रहे हैं, आपको टेक्निकली आज के दौर में सबसे साउंड प्लेयर टेस्ट में नंबर 1 जरूर, उसको देखते हुए मज़ा नहीं आता, लेकिन वो रन्स बहुत करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो ये नंबर 3 ये। और 1 यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। आई रियली एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन एंड इट वाज एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज टू हैव यू इन आवर स्टूडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें इस पॉडकास्ट के बारे में या इस इंटरेक्शन के बारे में? तो ज़रूर। पॉडकास्ट तो ये जब आएगा फिर ही पता चलेगा, और ये तो लोग बताएंगे। ठीक है। लेकिन ये कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी लोग जहाँ भी हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो सबसे पहले पाकिस्तान के लिए सोचें। बिल्कुल ठीक है। कि पाकिस्तान को सामने रखें, बाकी इंडिविजुअल कोई भी है वो उस वक्त तक अहमियत का हामिल नहीं है जब तक कि पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। वेरी ट्रू। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।